विवेकानंद एजुकेशन से। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 जो है भोजन यह कहाँ से आता है, यानी कि फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम। हम चर्चा करेंगे भोजन के विषय में और यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है उन स्रोतों के विषय में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भोजन है क्या। आमतौर पर जो भी हम प्रतिदिन खाते हैं, जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या में हम आहार ग्रहण करते हैं, उसको हम भोजन कह सकते हैं। लेकिन भोजन की परिभाषा यहीं तक सीमित नहीं होती है। भोजन वह है जो हम ग्रहण करते हैं किस लिए, जो हमें पोषक तत्व प्रदान करे, यानी कि हमारे शरीर को पोषक पदार्थों से व्यवस्थित करे। दूसरा है जो हमें ऊर्जा प्रदान करे, यानी कि दैनिक कार्य को करने की क्षमता हमें प्रदान करे। और तीसरे जिनको आहार के रूप में ग्रहण करने की वजह से हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास संभव होगा। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि भोजन वह सभी पदार्थों को कहा जा सकता है जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब दूसरी समझने योग्य बात यह है कि ये भोजन हमें मिलता कहाँ से। तो बच्चों, आप दैनिक जीवन में रोज नए नए व्यंजनों को खाते हैं। हर व्यंजन को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम व्यंजन का संगठक यानी भोजन का संगठक कह सकते हैं, जिससे वह बना होता है। आमतौर पर हमारे दैनिक जीवन में जो हम खाते हैं उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, दूध, इसके अलावा हम तेल, मसालों और अचारों का भी प्रयोग करते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के भोजन एवं व्यंजन खाए जाते हैं, लेकिन ये व्यंजन हमें मिलते कहाँ से, आखिर उनके संगठक हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। मूलभूत रूप से जो भी हम खाते हैं, जो भी हमारी खाद्य सामग्री है, वह हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है। हमारा पहला स्रोत है पौधे यानी कि प्लांट्स, और हमारे दूसरे स्रोत हैं जंतु यानी कि एनिमल्स। प्लांट रिसोर्सेज यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्रियों में आप जो रोज खाते हैं उनमें शामिल है फल, सब्जियां, अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, और दालें जैसे कि चना है, अरहर, उड़द, मटर। इसके अलावा अगर हम जंतु स्रोतों की बात करें यानी एनिमल रिसोर्सेज की बात करें, तो मुख्य रूप से कुछ उदाहरण आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला है शहद। शहद हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमें इंस्टेंट ऊर्जा यानी तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है, और यह मधुमक्खियों द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। मधुमक्खियां फूलों के रसों को एकत्र करती हैं, जिसको मकरंद कहते हैं, और ये एकत्रीकरण का काम वह अपने छत्तों में करती है, और मानव द्वारा मधुमक्खी के छत्तों से ही शहद को प्राप्त किया जाता है। दूसरा है अंडा, तीसरा दूध, फिर मछली और मांस। अंडा हमें मुर्गी खासतौर पर, इसके अलावा भी कुछ पक्षी हैं जो हमें अंडा प्रदान करते हैं, जैसे कि बतख है, शुतुरमुर्ग है। फिर दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, ऊंट इत्यादि से प्राप्त होता है। मछली एवं मांस में खासतौर पर बकरा और मुर्गा, इसका प्रयोग हम खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं, जो हमें जंतु स्रोतों से प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर पौधों के कौन कौन से ऐसे भाग हैं जिन्हें हम खाद्य सामग्री के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पौधों के विभिन्न भागों को आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। पौधों के भागों को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक को जो कि मिट्टी के ऊपर पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रलोभ तंत्र या तना तंत्र और इंग्लिश में शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग को जो जमीन के नीचे पाया जाता है, जिसे हम मूल तंत्र, जड़ तंत्र या इंग्लिश में रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि दोनों तंत्र में कौन कौन से भाग उपस्थित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्ररोह तंत्र यानी तना तंत्र। प्ररोह तंत्र में मूलभूत एक तना होता है, जिसमें जगह जगह पर कलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कलिकाओं से नया तना या फिर नई पत्तियां निकलती हैं। जिस स्थान पर ये कलिका पाई जाती है उस स्थान को हम कहते हैं नोड, और दो नोड के बीच की दूरी को हम कहते हैं इंटर्न।
उदाहरण, एक सामान्य से पौधे में जो मूल होता है यानी कि जड़, वह कई भागों में शाखित होता है, जिसमें सबसे मोटी शाखा को हम प्राथमिक मूल कहते हैं और यह क्रमशः शाखित होते जाते हैं द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल में। तो ये तो हो गए पौधों के विभिन्न भाग। अब हम चर्चा करेंगे कि भोजन के रूप में हम पौधों के किस किस भाग को खा सकते हैं। तो एक पौधे में दो या दो से अधिक भागों को खाया जा सकता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके हम प्रत्येक भाग को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। पौधों के पुष्प भी खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के तौर पर केले का पुष्प, अरहर का पुष्प, कद्दू का पुष्प, इसको भारतीय व्यंजनों में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फल, हम जितने भी फल खाते हैं वह भी पौधे का खाद्य रूप यानी कि खाने योग्य भाग है, जैसे कि सेब है, संतरा है, अमरूद है और भी बहुत सारे फल हैं। तीसरा है तना। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है गन्ना और आलू। गन्ना जो कि जमीन के ऊपर पाया जाता है और आलू जो कि जमीन के नीचे पाया जाता है। ये दोनों ही तने हैं और इसको खाद्य रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। चौथा उदाहरण है पत्तियों का। शाक, जितने भी शाक हम खाते हैं जैसे कि पालक है, वह सभी पत्तियों के रूप में मूल रूप से पूरी की पूरी ग्रहण की जा सकती है। पांचवी है कलिकाएं, जैसे कि रहर की दाल की कलिका, जब तक वो फूल नहीं बनी रहती उससे पहले भी हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम जड़ों की बात करें तो बहुत सारी जड़ें हम खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि गाजर है, जैसे कि मूली है, जैसे कि चुकंदर है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि पौधे के लगभग सारे भागों को हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। देखिए, भोजन की आवश्यकता हम सभी जीवों को है, क्योंकि इससे हमें दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के द्वारा ही की जा सकती है, क्योंकि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता है, इसीलिए वह भोजन बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन चूंकि वह अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, कारण कि उनमें पर्णहरित पाया जाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। इसलिए हम प्लांट्स को यानी पौधों को ऑटोट्रॉफ्स, हिंदी में स्वपोषी कहते हैं। स्व का मतलब होता है स्वयं, पोषी यानी पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो चूंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए वह अपना पोषण स्वयं प्राप्त कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। बढ़ते हैं जंतुओं की ओर। चूंकि जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसीलिए वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं और अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो जो भी भोजन उन्हें प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त होता है। तो इस आधार पर कि वह किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम जंतुओं को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले शाकाहारी, दूसरे मांसाहारी और तीसरे सर्वाहारी। शाकाहारी, जिन्हें हर्बीवोर्स भी कहा जाता है, ये केवल शाक यानी कि हर्ब्स, जिसे हम कह सकते हैं पौधों के विभिन्न भागों का भक्षण करने वाले जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बकरी, गाय, भैंस। दूसरे है मांसाहारी, यानी कि ऐसे जंतु जो आहार के रूप में केवल और केवल मांस का भक्षण करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी और इंग्लिश में कार्निवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर शेर, बाघ और भेड़िया। और तीसरे प्रकार के जंतु हैं सर्वाहारी। सर्वा शब्द सर्व से लिया गया है और आहार यानी कि भोजन। ऐसे जंतु जो हर प्रकार का आहार ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि वे शाक भी खा सकते हैं, वे मांस का भी भक्षण कर सकते हैं, ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी या इंग्लिश में ओमनिवोर्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुत्ता, बिल्ली और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हम मनुष्य। तो बच्चों, इस टॉपिक के अध्ययन के बाद आप जान चुके हैं कि भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो तैयार हैं आप? हमारा पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो अभी आपने पढ़ा है कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांटा गया है।
गन्ना है, आलू है, शकरकंद है। इसके अलावा आप जड़ों का भी सेवन करते हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है। इसके अतिरिक्त आप ऐसे बीजों को भी मेंशन कर सकते हैं जिनसे आप तेल प्राप्त करते हैं, जैसे कि तिल है, सरसों है। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी 5 फलों का नाम और उनके भागों को लिख सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है मिलान करें, जिसमें आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 के सही विकल्पों का मिलान करना है। तो देखते हैं हमारा पहला विकल्प क्या है। दूध, दही, पनीर और घी, ये सब क्या है? ये सभी जंतु उत्पाद हैं, तो इसको हम मिला देंगे जंतु उत्पाद से। अगला विकल्प है हमारा पालक, फूल गोभी, गाजर, तो ये सब हमें पौधों से प्राप्त होता है, तो इसको हम मिला देंगे पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। नहीं, ये इससे मिलान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर खाते हैं की बात की गई है, इसका मतलब है यहाँ किसी जंतु की बात की जा रही है। अगला ऑप्शन हम देखेंगे, यहाँ लिखा है सब्जियां हैं, तो क्या पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं? बिल्कुल, पालक, फूल गोभी और गाजर ये तीनों ही सब्जियां हैं, तो इसका मिलान हम कर देंगे सब्जियों से। हमारा तीसरा विकल्प है शेर एवं बाघ। यहाँ पर ऑप्शन में हम देखेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, और हमारा दूसरा ऑप्शन जो बचा हुआ है वह है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है कि शेर और बाघ ये दोनों ही मांसाहारी जंतु हैं, तो यह दूसरे जंतुओं को ही खाएंगे, तो हम यहाँ पर दूसरे जंतु को खाते हैं से मिला देंगे। और हमारा चौथा और लास्ट ऑप्शन है शाकाहारी, तो शाकाहारी जंतु वे होते हैं जो कि शाक का सेवन भोजन के रूप में करते हैं, तो हमारा बचा हुआ ऑप्शन है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, तो हम अपने लास्ट ऑप्शन से इसको मिला देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, और इसके लिए हमारे पास विकल्प है शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। तो चलते हैं पहले बिंदु पर। बाघ एक रिक्त स्थान है, क्योंकि वह केवल मांस खाता है। तो अभी आपने पढ़ा है कि जो जंतु मांस का सेवन करते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, तो बाघ क्या है? एक मांसाहारी जंतु है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में भर देंगे मांसाहारी। हमारा दूसरा बिंदु है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अभी आपने पढ़ा है कि ऐसे जंतु जो केवल और केवल पादप उत्पाद ही खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो हिरण क्या है? हिरण भी एक शाकाहारी जंतु है, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे शाकाहारी। हमारा तीसरा बिंदु है तोता केवल रिक्त स्थान उत्पाद खाता है। अब हमारे 2 विकल्प भरे जा चुके हैं और 3 विकल्प बाकी हैं, पादप, दूध और गन्ना। अब तोता क्या खाता है? तोता दूध तो पीता नहीं, ना ही गन्ना खा सकता है, तो हमारे पास एकमात्र विकल्प है पादप, यानी तोता केवल और केवल पादप उत्पाद ही खाएगा, लेकिन उसमें से कुछ उत्पाद, तो यहाँ पर हम भरेंगे पादप। हमारा तीसरा बिंदु है जो रिक्त स्थान हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो ये तो आप सब जानते होंगे और पीते भी हैं आप कि गाय, भैंस और बकरी से ऐसा क्या मिलता है जिसे हम पी सकते हैं। इन 2 विकल्पों में से दूध और गन्ना में से दूध ही ऐसा विकल्प है जो हमें गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है और जिसे हम पी सकते हैं, तो यहाँ पर हम भरेंगे दूध। और एकमात्र विकल्प जो हमारा बचता है वह है गन्ना, हमें चीनी गन्ने से प्राप्त होती है, तो यहाँ आखिरी रिक्त स्थान में हम भरेंगे गन्ना। तो ये आपका चौथा